नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम एक बार फिर से बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन में जंग खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। 34वें दिन भी दोनों देशों के बीच महायुद्ध की स्थिति है। हालांकि जंग खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। आज चौथे दौर की बातचीत है, लेकिन बातचीत से ठीक पहले रूस ने एक बार फिर एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर परमाणु बम युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद पुतिन का पारा हाई है। इस चिट्ठी में ऐसा क्या है, यह सवाल भी है। मेरे 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 34 दिन हो चुके हैं युद्ध को। चौथे दौर की बातचीत होनी है और बातचीत से क्या निकलेगा, इस पे दुनिया की निगाहें हैं। रूस की हालांकि इस बीच वक्त वक्त पे एटम बम की धमकी लगातार ज़ेलेंस्की को दी जा रही है और एक चिट्ठी बाकायदा किसने, ज़ेलेंस्की ने लिखी है, किसको, पुतिन को। और पुतिन इस चिट्ठी से चिढ़ चुके हैं। इस चिट्ठी का मजमून क्या है, क्यों ये चिढ़े हैं, ये भी हम आपको इस पूरे बुलेटिन के दौरान बताएंगे। जंग के 34वें दिन एक बार फिर रूस ने एटम बम इस्तेमाल की धमकी दी है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जंग में एटम बम इस्तेमाल करने की बात कही है। पेस्कोव ने कहा है कि अगर जंग में रूस पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। हालांकि परमाणु बम के इस्तेमाल पर अभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर देश के अस्तित्व पर संकट आया तो हम परमाणु इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम पर हमारी सोच एकदम साफ है कि जब तक संकट नहीं होगा परमाणु बम नहीं हम प्रयोग करेंगे। खतरा होने पर इस्तेमाल करेंगे, देश पर खतरा होने पर प्रयोग होगा, ये कहा गया है। किसके तरफ से, पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से। बम के इस्तेमाल पर सोच हमारी बरकरार है। रूस की फिर एटम बम इस्तेमाल की धमकी। वक्त वक्त पे रूस की तरफ से तल्ख तेवर के तौर पे रूस के जो प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उनका एक बार फिर बयान सामने आया है कि अगर हमारे देश पे खतरा हो, अगर रूस पे खतरा हो तो हम एटम का इस्तेमाल करेंगे। देश पर खतरा होने पर इसका इस्तेमाल होगा, ये कह दिया है रूस के प्रवक्ता ने। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है और उनका सीधा कहना है कि हम इस्तेमाल करेंगे। ये पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा नहीं, चौथी दफा नहीं, इससे ज्यादा बार धमकी दी जा चुकी है रूस की तरफ से। लेकिन क्या परमाणु हमले की धमकी से ज़ेलेंस्की डरने वाले हैं? क्या जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी में उनका तेवर तल्ख नहीं है, नर्म हो चुका है? ये सवाल दुनिया जानना चाहती है। इसका जवाब क्या है पुतिन के पास? क्योंकि 34 दिनों से भी अगर पुतिन जैसे ताकतवर देश अगर युद्ध के मैदान में है, रूसी सेना है, और रूसी सेना का लोहा मुंहतोड़ जवाब के जरिए देती हुई अगर यूक्रेनी सेना नजर आ रही है तो सवाल तो उठेंगे पुतिन को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी ने रूस के राष्ट्रपति का गुस्सा भड़का दिया है। पुतिन इस पत्र से इतने भड़क चुके हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पुतिन के भेजे पत्र में ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला। ये चिट्ठी की मजमून हम बताते हैं। यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, ये ज़ेलेंस्की ने पत्र के जरिए और शर्त भी रखी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुतिन का तेवर बरकरार है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। युद्ध रोक सकता हूं, ज़ेलेंस्की की शर्त है ये। सीज फायर चाहिए, ये उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, यूक्रेन को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये उनका दावा है। ये दोनों के तल्ख तेवर के बारे में हम आपको बता देते हैं, ज़ेलेंस्की की क्या शर्त है और पुतिन के तेवर में क्या है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं और खत में क्या लिखा है ज़ेलेंस्की ने युद्ध के माहौल में, ये भी अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा देश कराह रहा है, जल रहा है, खंडर होता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की का कहना क्या है, फिर हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तटस्थ स्थिति के लिए तैयार, ये पुतिन से गिड़गिड़ाए हैं ज़ेलेंस्की। अगर वो गिड़गिड़ाते हैं तो राहत की बात होगी, कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार है, वो यूक्रेन का हिस्सा जिसपे कब्जा किसका है, पुतिन का, उसको लेकर ये समझौता करेंगे। आमने सामने की वार्ता से युद्ध समाप्त होगा, यानी टेबल टॉक कीजिए, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठकर बातचीत करें, ये यहाँ पे शर्त में दिख रहा। बिना देर किए शांति हो, यानी 34 दिन बाद ज़ेलेंस्की को ये समझ आ गया है कि सीज़फायर बहुत जरूरी है। बातचीत एक अवसर और जरूरत भी है। ये ज़ेलेंस्की का तेवर कब 34वें दिन जाके नरम पड़ा है। बातचीत एक अवसर और जरूरत भी है, ये ज़ेलेंस्की अपने खत में लिखते हैं, किसको, पुतिन को लिखते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो चुके हैं। रूसी फौज ने चरनियों में रूस भारी बमबारी की है। इस हमले में यूक्रेन का तोपखाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है।
जिस जगह रूसी सेना ने बमबारी की वहां एक जोरदार धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हो गए हैं। तो यूक्रेन का रूस पर बड़ा दावा, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो दावे हैं उसकी सच्चाई बयां करती हुई ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन का ये कौन सा इलाका है? चर्निव है। यूक्रेन का हथियार तबाह हुआ है, ये रूसी सेना की सफलता। लेकिन सफलता के बीच दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको समझ आ गया है कि ये बर्बादी रुकने वाली नहीं है। ये बर्बादी अगर बहुत बढ़ी तो बात एटम बम पे आएगी। इससे पहले कि हम बातचीत कर ले, इससे पहले कि हम मसले सुलझा ले, इससे पहले हम विवाद सुलझा ले, ये दोनों को यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की को समझ में आ गया है युद्ध के 34वें दिन। लेकिन वो वक्त कब, वो तारीख कब, इतिहास में वो तारीख कब तय की जाएगी? जब सीज फायर होगा। सीज फायर के लिए इनडायरेक्टली पुतिन चाहते हैं और डायरेक्टली इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने खत लिखा है, जो खत के मायने समझ में आ रहे हैं उसमें साफ है कि उनके तेवर में नरमी पड़ी है। जो पश्चिमी देश जिन्होंने उन्हें युद्ध के मैदान में झोंक दिया वो खुलकर कोई सामने नहीं आया। ये युद्ध की सच्चाई है। तो मारियोपोल में रूसी सेना की लगातार बमबारी जारी है। रूस ने मारियोपोल में गोलीबारी कर एक थिएटर को नष्ट कर दिया। वहां से सामने आए वीडियो में थिएटर पूरी तरह टूटा नजर आया और उसके मलबे आसपास बिखरे पड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों ने वहां कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी हमले में थिएटर तबाह हो चुका है। तबाही और बर्बादी की एक और तस्वीर मारियोपोल से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक हफ्ते पहले भी, 15 दिन पहले भी इसी तरीके से थिएटर, जहां पे बच्चे थे, मासूम बच्चे, उसके बंकर में सब छिपे हुए थे, ऊपर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ बच्चे हैं। तब भी रूसी सेना को जरा रहम नहीं और उन्होंने उसी तरीके से हमला बोला था। आज फिर आप देखिए थिएटर को ही टारगेट किया गया है। अब हम आपको बताते हैं विकल्प क्या है। अगर ज़ेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए झुके नजर आ रहे हैं तो पश्चिम देशों से उतने ही नाराज भी हैं। झुकने की वजह ही यही है, उनका गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने पश्चिमी देशों को कायर तक कह दिया है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को लताड़ते हुए कहा है, और क्या क्या कहा है ये मैं बताने आपको जा रही हूँ। इस वक्त उनका कहना है पश्चिमी देश कायर हैं। ये वही ज़ेलेंस्की है जिन्होंने इससे पहले क्या कहा था कि वो डरते हैं रूस से, अब कहते हैं कि कायर है। रूसी हमलावरों से अकेले लड़ रहे हैं यूक्रेन के सेना और यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह दावा। यूक्रेन को रूस तोड़ रहा है। 34वें दिन मान लिया उन्होंने कि बहुत बर्बादी हो चुकी है, अब तो झुकने का वक्त है। पश्चिम से लड़ाकू विमान नहीं मिले हैं, यानी जो सपोर्ट वो चाहते थे, वो आर्थिक तौर पे, वो हथियारों के तौर पे, वो सैन्य ताकत के तौर पे, वो ताकत उन्हें मिली नहीं। लड़ाई के लिए टैंक नहीं दिए गए, हथियार नहीं दिए गए, सैन्य ताकत नहीं दी गई। ये किसके लिए उन्होंने कहा? ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने हमारी मदद बिल्कुल नहीं की है और यही वजह है कि हम अब चाहते हैं कि इन कायरों से मुक्ति मिले और ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने वो झुक चुके हैं। तो यूक्रेन युद्ध में कल से एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। इसी बात से ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या है ज़ेलेंस्की का नया फ्रंट? आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इन्हीं तस्वीरों में छिपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारियोपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट, युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить, еще до войны, да,
Вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक टॉस 1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। टॉस 1 से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई। रूस के पत्रकारों ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए ज़ेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. Вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा। ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है। मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बात ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराई। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. मारियुपोल से रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारियुपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है, लेकिन उनके सामने शहर में मौजूद यूक्रेन की फौज डटी है। मिलिशिया भी है और आम लोगों की मौजूदगी पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट भी है। शहर में रशियन आर्मी के टैंक देखे जा सकते हैं। Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь. Кто-то это должен делать. Мыть, убирать, готовить, жрать, где-то жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете, это, ну как, здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там... मारियुपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। कुछ ही पॉकेट बची जहां बमबारी नहीं हुई। ये कीव के पास होस्टोमेल एयरपोर्ट का वीडियो जो रूस की फौज ने ही बनाया है। रशियन स्पेशल फोर्स इसे ऑपरेट कर रही है और यहाँ
रशियन फोर्स होने का मतलब कीव के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अब कीव में 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में रूस की बॉम्बिंग भी तेज हो गई। रूसी फाइटर जेट लवीव को बराबर निशाना बना रहे हैं, यानी यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस की आर्टिलरी अटैक का शिकार लवीव की ऑयल टैंक बने। इन टैंकर से रूस के 3 रॉकेट टकराए और फिर सब धू कर जलने लगा। रूस के इस खतरे को देखते हुए शहर के 2 लाख लोग पोलैंड में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा शहर है। पोलैंड में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, रूस ने लवीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पर कैसे पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, उनके वीडियो अब गौर से देखिए। जमीन पर ये यूक्रेन का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ट्रैक के निशान बताते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के हमले से बच नहीं पाया। देखा आपने कैसा जबरदस्त धमाका हुआ? एक बार फिर देखिए। ऐसी मिसाइलों में रूस के विमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और रूस अब उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники. अब तक ऐसी तस्वीरें रूस के नुकसान की ज्यादा आई, जिसमें रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल अटैक से उड़ाते रहे। इस वीडियो में रूस का एक इन्फेंट्री व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी रूस के एक टैंक पर हमले के बाद उसके क्रू को बचाने पहुंची। ये सब कुछ यूक्रेन का ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे हमले अक्सर TB2 ड्रोन से किए जाते हैं, जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा था। TB2, जिन्हें बेयर-ए-कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। इन ड्रोन अटैक्स में रूस के टैंकों का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। ये सब टैंक और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां टॉप एंगल से शॉट का शिकार हुई, यानी मिसाइल टैंक पर साइड से नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से पर आकर टकराई और फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का ये हाल हुआ। ये रूस का T-72 टैंक है, जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। चेचिस से लेकर टरेट तक कुछ नहीं बचा। और ये देखिए, ये है रूस का BM-21 ग्रेड मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। गौर से देखेंगे तो इसमें लगे 40 रॉकेट में 38 अब भी बचे हुए, यानी जब ये लॉन्चर 2 रॉकेट दाग चुका था तभी इस पर यूक्रेन का हमला हुआ। आगे ये गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन पीछे रॉकेट्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे मिसाइल हमलों से टैंक चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके पास बचने का मौका नहीं होता। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है, तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन टॉप एंगल शॉट को लेकर रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं, जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। जब ये मिसाइल टैंक में घुसती हैं, तो टैंक का ऐसा हश्र होता है कि क्रू के पास बचने का कोई मौका तक नहीं होता। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है।
दूसरा ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अब रूस ने भी एंटी टैंक मिसाइलों से हमले बढ़ा दिए। ये कॉनकुर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 4 किलोमीटर दूर मौजूद टैंक को भी उड़ा सकती है। रूस भी ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन टारगेट जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ते विमान भी बन रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सटीक निशाने के साथ काम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने चर्निव में यूक्रेन की एयरफोर्स के 4 सुखोई 24 विमान मार गिराए हैं। सुखोई 24 बॉम्बर विमान जो सोवियत संघ के दौर का है। वहीं रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन का एक सुखोई 27 विमान भी मार गिराने का दावा किया। Авиацией средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Из них 2 в районе Репки, еще 2 в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит 1 украинский истребитель Су-27. За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. ये जलता हुआ मलबा यूक्रेन के सुखोई 27 का ही बताया जा रहा है। अगर यूक्रेन ने 2 दिन के अंदर 5 फाइटर जेट यानी 4 सुखोई 24 और 1 सुखोई 27 फाइटर जेट खोया है, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है और अक्सर दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि मार गिराया गया विमान दूसरी तरफ का है। ये मलबा एक सुखोई T-10 एयरफ्रेम वाले विमान का ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रूस का सुखोई 35 है या फिर यूक्रेन का सुखोई 27, ये करीबी जांच से ही बताया जा सकता है। वहीं यूक्रेन में रूस ने अपनी सप्लाई लाइन को और बेहतर करने के लिए जी जान लगा दिया है। ये यूक्रेन की नाइपर नदी जो राजधानी कीव से होते हुए यूक्रेन के बीचों बीच से बहती है। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी ज़ेलेंस्की को फिक्र में डाल सकती है। यहीं पर ही करीब में रूस ने अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल की लॉन्चिंग देखेंगे तो पाएंगे कि वो ड्रोन किस ऊंचाई पर उड़ते हुए रूसी फौज पर नजर रख रहा था या घात लगाकर हमले की तैयारी में था। अगर रूस इस ड्रोन को न गिराता तो यहाँ मौजूद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का कुछ ऐसा हाल होता जो तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसे ही टारगेटेड हमलों के जरिए यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 16 कमांडर मार चुका है, जिनमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं जबकि 5 मेजर जनरल हैं। बाकी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर भी हैं। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान है और इतने बड़े अफसरों का मारा जाना उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स पर भी सवाल उठाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 16,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस ने माना है कि उसके 1,351 सैनिक अभी तक इस जंग में मारे गए। इसलिए सच क्या है, इसकी निष्पक्ष बातें यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहे। दोनों देशों के अलग अलग दावे, नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जमीन पर मौजूद फौज का हौसला न टूटे, ये कोशिश भी यूक्रेन और रूस दोनों देश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे। 31 मार्च यानी 2 दिन बाद रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। एस जयशंकर से 1 अप्रैल को मिलने वाले हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहला दौरा है और संभवतः इस बैठक के जरिए, इस बातचीत के जरिए यूक्रेन और रूस का जो युद्ध का मसला है वो उठेगा। 31 मार्च वो तारीख जब भारत दौरे पर आने वाले हैं और विदेश मंत्री से उनकी बातचीत होने वाली है। रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री से आपस में बातचीत होनी है और इसकी संभावना जाहिर की जा रही है कि युद्ध के हालात पर भी बातचीत होनी है। रूस से बेहतर ताल्लुक है, अभी तक ताल्लुकात हैं भारत के, और यही वजह है कि ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ होने जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा 31 मार्च वो तारीख, एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी है और मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन के ताज़ा हालात, जहां आज 34वां दिन है युद्ध का और ज़ेलेंस्की के तेवर में थोड़ी सी नरमी आ गई है, बातचीत के टेबल पे जाने के लिए वो एक बार फिर तैयार है, तो इस पे बातचीत होनी।